चलो देखो, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो रॉड के नियम में तुम्हें क्या लिखना होगा सर? ये डेफिनेशन है। इसके अनुसार वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब। अब आंशिक दाब को तुम किससे दिखाते हो? अगर दो अवयव है तुम्हारे विलयन में, एक को तुमने क्या नाम दिया 1 और एक को 2, तो जो फर्स्ट वाला अवयव होगा इसके आंशिक दाब को तुम किससे दिखाओगे? P1 से। और जो दूसरा अवयव होगा उसको तीसरा अवयव होगा तो लेकिन क्या तीसरा अवयव होगा तुम्हारे सिलेबस में? हमारे सिलेबस में जो भी विलयन है उसमें से दो ही अवयव होते हैं, एक को 1 नाम दे दिया और एक को 2। क्या कहा इन्होंने कि प्रत्येक अवयव मतलब फर्स्ट वाले अवयव और सेकंड, इसका जो आंशिक दाब होगा वो समानुपाती होगा किसके? उस विलयन में उसी अवयव के मोल अंश के। तो P1 का मोल अंश क्या होगा? X1 और P2 का मोल अंश X2। ठीक है, मैं यहीं पे एक चीज तुम्हें और समझा दूं। अभी तुमने मोल अंश को किससे दिखाया है? X1 और, लेकिन जब हम इसी डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे तो मोल अंश ये भी आएगा Y1 और Y2। किसी को अंतर पता है? देखो X1 मतलब पहले वाले अवयव का मोल अंश, Y1 फिर से पहले वाले अवयव का मोल अंश। तो एक जगह मैं X1 से दिखा रहा हूँ और एक जगह कुछ तो अंतर होगा। कौन बताएगा दोनों में अंतर क्या? एग्जैक्टली ये जो देखो, ये जो तुम्हारा X1 है ना, ये वो जो अवयव है, ऐसे मान के चलो कि अभी भी कौन सी अवस्था में है? तो द्रव अवस्था वाले का जो मोल अंश होता है उसको तुम किससे दिखाते हो? लेकिन ये जो अवयव 1 वाला है, ठीक है, इसे तुमने शुरू में किस में लिया था? कौन सी अवस्था में? द्रव में। तुमने इसे गर्म करना स्टार्ट किया, ये किस में परिवर्तित होगा? वाष्प में। लेकिन ऐसे मान के चलो कि इसके तुमने अणु लिए थे 100। कितने लिए थे? 100। और 100 के 100 अणु स्टार्टिंग में कौन सी अवस्था में थे? द्रव की अवस्था में। तुमने गर्म करना स्टार्ट किया और ये किस में परिवर्तित होने लगा? 40 मॉलिक्यूल वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो चुके हैं। कितने? 60 के 60 अभी भी द्रव में है ना। तो इसका मतलब इस समय विलयन के अंदर जो पहला वाला अवयव है ये दो अवस्थाओं में मिल रहा है, एक द्रव में और एक जो द्रव अवस्था वाला मोल अंश होगा उसको भी दिखाओगे इससे X1 से। तो जो वाष्प में परिवर्तित हो चुका है वहां पे तो जा चुका है वो, तो वहां वाले मोल अंश को किससे दिखाओगे? इसके बाद में बात करेंगे। अभी हम इसी पे आते हैं। तो अवयव 1 का जो आंशिक दाब है P1, तो पार्शियल प्रेशर वो किसके समानुपाती हो गया? X1 के। और P2 किसके? X2 के। मतलब अगर मोल अंश बढ़ेगा तो उसका आंशिक दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ पे देखो यही चीज है, जब इस समानुपाती के साइन को हटाते हो तो कांस्टेंट आता है, जनरली हम कांस्टेंट आता है K, लेकिन यहाँ पे मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था P1 नॉट आता है। अभी नॉट क्या है? हाँ, जब ये अवयव हम कह रहे हैं कि अवयव 1 भी है और 2 भी है, दोनों है, लेकिन अगर मान के चलो कि 2 नहीं होता, सिर्फ 1 होता, तो ये अकेला ही तो होता, तब हम कहते हैं ये प्योर स्टेट में है। कैसा है? मतलब शुद्ध अवस्था में है। तो शुद्ध अवस्था में इसका जो आंशिक दाब होगा उसको तुम P1 नॉट से दिखाओगे। किससे दिखाओगे? ऐसे ही फिर P2 पे अप्लाई करोगे, तो जब ये इसको हटाओगे तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा? P2 नॉट। ये दोनों समझ में आ गया? P2 क्या है बताओ? आंशिक दाब सेकंड वाले अवयव का। तो P2 नॉट क्या है? उसी का आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में। ठीक है, अब अगर ये दो चीजें हैं हमारे विलयन में, एक P1 है और एक P2 है, तो जो भी विलयन होगा, अब अगर इस विलयन का मैं तुमसे कुल दाब पूछूं P कुल, तो किसके बराबर होगा? जाहिर सी बात है जो अवयव है उनके आंशिक दाब के योग के। तो हम कह सकते हैं कि ये P1 प्लस P2 के बराबर होगा। और P1 और P2 का हमें ये वाला फॉर्मूला भी पता है, तो मैं P1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? P01 X1 और P2 की जगह पर P02 X2। ठीक है, अभी इसे हटाते हैं, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। इतना समझ में आ गया? तो एक तो फॉर्मूला देखो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला होता है, पूरे विलयन का क्या फाइंड आउट करना होता है? कुल वाष्प दाब, जो कि किसके बराबर हो गया? पहला वाला अवयव उसका शुद्ध आंशिक दाब इनटू उसका मोल अंश, प्लस दूसरा वाला अवयव उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इनटू उसका मोल अंश। बस इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, क्या आ गया?
कुल वाष्प दाब आ गया। लेकिन मैंने तुमसे क्या कहा कि ये जो चीज तुम कर रहे हो ना, ये मान के कर रहे हो कि दोनों के दोनों अवयव, फर्स्ट अवयव और सेकंड अवयव, ये दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं। क्या है ये? मतलब वाष्पशील। क्या है ये? दोनों के दोनों वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो सकते हैं। अब जरा सोच के देखो कि तुमने फिर से दो अवयव एक साथ डाले, लेकिन उसमें से कोई एक अवयव ऐसा हो जो अवाष्पशील हो। कैसा हो? मतलब वो वाष्प में परिवर्तित नहीं हो सकता। मान लेते हैं कि सेकंड वाला जो अवयव है वो अवाष्पशील है। कैसा है? तो फिर क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत ये आएगी कि ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। होगा नहीं होगा? क्यों? P02 वाष्प दाब बता रहा है और हम कह रहे हैं कि सेकंड वाला वाष्प में परिवर्तित ही नहीं हो सकता। तो जब वो वाष्प में परिवर्तित नहीं हो सकता तो उसका वाष्प दाब कहां से आएगा? इसका मतलब सेकंड वाले का कोई वाष्प दाब नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये पूरा पार्ट कितना हो गया? तब जब उसमें से एक अवयव कैसा हो? अवाष्पशील। अगर दोनों वाष्पशील हैं तो ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें से एक कैसा हो गया तो तुम दूसरे वाले को हटा दो। अब तुम फॉर्मूला देखोगे कि हमारे पास क्या बचा, बताओ? P कुल। अब मैं P कुल को P सॉल्यूशन लिख लूं, सॉल्यूशन ही तो कुल हो गया। और क्या बचा हमारे पास? P1 नॉट x1। क्या मैं x1 को ये लिख सकता हूं? बताओ किस किस को लग रहा है कि सही चीज है? भाई सबको पता है कि ये था P1 नॉट, ऐसे रहने दिया x1, और हमें ये पता है कि x1 और x2 का योग कितना होगा। किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि सर जब P02 हटा दिया था आपने तो x2 भी नहीं होगा? ऐसा लग रहा है क्या किसी को? P0 क्यों हटाया था मैंने? क्योंकि वो वाष्पशील नहीं था, लेकिन उसके मोल अंश तो होंगे। विलयन में से गायब थोड़ी हो गया है, तो जाहिर सी बात है उसका x अभी भी होगा। तो मैं इस x1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? कैसे? ये फॉर्मूला सबको पता है ना, x1 प्लस x2 बराबर 1। तो मैं x1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस x2। आ गया फॉर्मूला। अब तुम देखो, इसे थोड़ा सा इसे हटा देता हूँ। तो क्या फॉर्मूला आएगा? देखो, P सॉल्यूशन किसके बराबर है? P नॉट, गुणा कर लो अंदर में, माइनस P नॉट 1 इंटू x2। अब क्या करो तुम? इसको इधर ले आओ, ठीक है, या ऐसे कह दो कि इसको इधर ले जाओ। किसको? P सॉल्यूशन को। इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? P नॉट 1 x2। ये क्या हो गया? P नॉट 1 माइनस P सॉल्यूशन, और x2 किसके बराबर हो गया? P नॉट 1 माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P1। क्या गया फॉर्मूला? ये पहला तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तुम पढ़ते हो ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? अणुसंख्या गुणधर्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अणुसंख्या गुणधर्म। आगे हम वही पढ़ने जा रहे हैं, उसके 3 या 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। उसमें से सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यही है, क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यही तो है ना? अब देखो कैसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कैसे? ये किसका वाष्प दाब है? P1 नॉट, पहले वाले का। या अब तुम ऐसे मान सकते हो, जब न्यूमेरिकल आएगा बोर्ड एग्जाम में तो पहला दूसरा मत करना। यहाँ का जो P1 नॉट है ये तुम्हारे विलायक का वाष्प दाब है। किसका? क्योंकि तुम देखो कोई सा भी तुम विलयन बनाओगे ना, तो ये मान के चलो कि जनरली क्या कहते हो, जो तुम्हारा विलायक होगा वो वाष्पशील ही होगा। तो मैं इसे क्या लिख लेता हूँ? P01, या ऐसे तुम याद रखो कि ये विलायक का क्या है? वाष्प दाब। ये किसका वाष्प दाब है? विलायक का। ये विलायक का, और विलायक का भी कौन सा? शुद्ध वाले का। नीचे भी वही है। तो इन दोनों का जो अंतर होगा उसको जब तुम शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से भाग कर देते हो तो इसे कहते हो आपेक्षिक। तो सिर्फ ये वाला पार्ट क्या बताता है? ये वाष्प दाब का अवनमन बताता है। क्या बताता है? तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अगर एक शुद्ध विलायक में, अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये एक शुद्ध विलायक है, जैसे पानी ले लो, ठीक है, उसका वाष्प दाब कुछ ना कुछ है। किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे तुमने पानी ले रखा था, उसको तुमने गर्म किया तो उसका वाष्प दाब निकल कर आया, जिसे मैं P0 कह रहा हूँ, वो निकल कर आया x atm। कितना आया? अभी हम नंबर लिख रहे हैं। फिर तुमने क्या किया? पहले पानी ले रखा है,
उसको तुमने कहाँ तक गर्म किया, 100 डिग्री तक। जो दाब है उसको तुमने नापा, कितना आया, x atm। फिर से तुम उतना ही पानी लो और अब तुम उस पानी के अंदर एक विलायक डाल दो। क्या डाल दो, लेकिन वो विलायक कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील। तो क्या होगा, अब जो विलयन तैयार होगा, अब तो विलय नहीं होगा ना, क्योंकि विलायक में तुमने क्या डाल दिया, विलय। तो जो विलयन तैयार होगा उसका जो वाष्प दाब होगा तुम उसे फिर से ज्ञात करने जाओ, तो तुमने विलयन को गर्म करना स्टार्ट किया, कौन से तापमान तक, क्यों, क्योंकि भाई कंपेयर तो तभी हो सकता है ना, दोनों को बराबर गर्म करो। तुमने शुद्ध पानी को गर्म किया था 100 पे, कितना आया था वाष्प दाब, x। तुमने उसमें आप क्या डाल दिया, अवाष्पशील। और फिर तुमने विलयन को गर्म किया कहाँ तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। जो वाष्प दाब आएगा तुम उसे नाम दे दो पी सॉल्यूशन और उसे मान लो कितना, y atm। कितना है, अब कोई तुम्हें से बता सकता है कि ज्यादा मान किसका होगा, x atm का या y atm का, x का। y कम होगा, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, इसी को कहते हैं अवनमन। क्यों, क्योंकि जो तुमने विलय डाला था वो तो अवाष्पशील था ना, वो खुद तो क्या कहते हैं वाष्प में परिवर्तित होगा नहीं, लेकिन कुछ विलायक के मॉलिक्यूल्स को भी रोकेगा। तो ये हमेशा देखा गया है कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में क्या डालते हैं, अवाष्पशील विलय, तो जो विलयन होता है उसका जो वाष्प दाब होता है वो हमेशा कम हो जाता है। तो इसीलिए तुम किस में से किसको माइनस करोगे, जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस करोगे ना। ज्यादा कौन है, विलायक का, विलायक मतलब पी नॉट, कम कौन सा, पी सॉल्यूशन। तो ये पूरा पार्ट क्या दिखा रहा है तुम्हें, अवनमन कितना हुआ है। अब जैसे मान लेता हूँ उसको नंबर दे देते हैं, इसको मैं कहता हूँ कि ये है तुम्हारे पास 3 एटीएम और इसको कहता हूँ कितना एटीएम है, तो कितने की कमी आई, 1 एटीएम की। तो 3 माइनस 2, फिर डिवाइड किससे करोगे, 3 से, क्यों, पी नॉट 3 है। तो ये जो तुम्हारा आंसर आएगा ना 1/3, ये कहलाएगा क्या, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है और ये देखा गया है कि हमेशा किसके बराबर होता है, x2 के। अब ये x2 कौन है, विलय के मोलेंस, किसके, विलय के। तो तुम ये देखोगे भी आगे जितने भी तुम अणु संख्या गुणधर्म पढ़ोगे उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा कि जितने भी अणु संख्या गुणधर्म है वो सब किस पे निर्भर करते हैं, विलय के मोलों की संख्या पे। इस पे और मोलों की संख्या पे या उनके अणुओं की संख्या पे जो भी प्रॉपर्टी निर्भर करती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, अणु संख्या गुणधर्म, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अभी ये फॉर्मूला तुम्हारे पास 2 फॉर्मूले आ गए। एक ये फॉर्मूला किसके लिए बताओ, जब एक अवयव तुम्हारा अवाष्पशील हो। फिर एक फॉर्मूला ये आ गया, ये किसके लिए, जब दोनों के दोनों अवयव कैसे हो, वाष्पशील। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं जरा इसे। अब जो फॉर्मूला मैंने बताया था तुम्हें उसकी बात कर लेते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या बताया था मैंने, y1 मोलेंस पहले वाले अवयव का कौन सी अवस्था में, वाष्प अवस्था में। y2 मोलेंस दूसरे वाले अवयव का कौन सी अवस्था में, वाष्प अवस्था में, क्योंकि x1 और x2 क्या थे, वो द्रव अवस्था के थे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो तुमसे ये पूछ दिया गया y1 या फिर, तो तुम्हें इसे निकालने के लिए p1 पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, p का मतलब पूरे सॉल्यूशन का। भाई सिंपल है, ये तो हम ऐसे निकाल लेंगे ना वाष्प वाले फॉर्मूले से। तो p तुम्हारे पास होगा, तुमने जब p निकाला होगा तो तुम्हें p1 भी वहां पे निकालना ही पड़ा होगा। क्यों, p1 और p2 को जोड़ के ही तो p आता है। इसका मतलब तुम्हारे पास p भी होगा और तुम्हारे पास p1 भी होगा। तो तुम्हें y1 निकालने के लिए बहुत आसान है, p1 को p से डिवाइड करो। याद रखना नीचे कुल आना चाहिए, ठीक है। वैसे भी अगर तुम एग्जाम में मान लो धोखे से तुमसे p ऊपर पहुंच गया और p1 कहाँ गया, तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा भी दिमाग है कि तुम गलत कर रहे हो। कैसे, मान लो कुल वाष्प दाब आया, निकल के एग्जांपल ले रहा हूँ 300 एटीएम। कितना आया, 300 एटीएम। कुल वाला तो हमेशा ज्यादा ही रहता है ना। और p1 निकल कर आया मान लो कितना, 150। तुमने भाग किया, कितना आंसर आया, 2। ये सही है गलत है, क्यों,
क्या निकला है, Y1 निकला है ना। ये गलत क्यों है, क्योंकि मोलेंस का योग ही 1 होता है। 1000 भी अगर चीजें हैं और उन सब का भी योग हमेशा 1 होगा, तो किसी एक भी चीज का मोलेंस 2 कैसे आ सकता है? समझ में आ रहा है? मोलेंस कितना निकल कर आ गया 2, और जबकि हमें पता है कि सबका जोड़ने के बाद ही आंसर कितना आता है 1। तो मोलेंस कभी भी किसी भी पार्टिकल का ध्यान रखना एग्जाम में, 1 से अधिक आ ही नहीं सकता, बल्कि 1 भी नहीं आ सकता, हमेशा 1 से क्या रहेगा, कम होगा। अगर तुम्हारे 2 अवयव हैं तो, अगर एक ही अवयव है तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो ये अकेला है तब तो मोलेंस उसका 1 ही आएगा ना। तो अगर तुम्हारा आंसर इस तरीके से आता खुद ही गलत समझ लो, इसका मतलब हमेशा नीचे कौन रहेगा, P2। तो ऐसे तुम्हें जब Y2 निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या हो गया, P2 अपॉन P2। अब जैसे ये वाला न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को मैं तुम लोगों से पहले भी बोला था, इतनी बार कर लो कि रट जाए, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। किस किस का क्वेश्चन है ये, क्लोरोफॉर्म है और दूसरा कौन है, डाइक्लोरोमेथेन। दोनों को हमने एक साथ मिलाया और मिलाने के बाद हमसे क्या कहा जा रहा है कि कुल वास्तव बताओ कितना है विलयन का, और दूसरा क्वेश्चन वही पूछा गया है कि दोनों अवयव जो है इनका क्या निकालो, मोलेंस कौन सी अवस्था में। तो जाहिर सी बात है Y1 और Y2 पूछा है, तो Y1 और Y2 तो तुम तभी निकालोगे जब तुम्हें कुल वास्तव निकालोगे। अब तुम देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें देखो इन्होंने काफी लेंथी तरीके से कर रखा है, हम अपने फॉर्मूले को यूज करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, P सॉल्यूशन या P कुल किसके बराबर होगा बताओ, P नॉट क्लोरोफॉर्म लिख लो इनटू क्लोरोफॉर्म का मोलेंस प्लस दूसरा कौन है, डाइक्लोरोमीथेन PCH2Cl2 और उसके मोलेंस। सही है इतना, ठीक है। अब आगे देखो, ये पता है जो क्वेश्चन में दिया रहता है ना, वो हमेशा शुद्ध वाले का होता है। क्लोरोफॉर्म का कितना दे रखा है 200 और डाइक्लोरोमीथेन का 415, तो लिख लेते हैं। इसकी क्लोरोफॉर्म की जगह पर कितना 200 और मोलेंस नहीं पता छोड़ दो, प्लस कितना है 415, ये भी नहीं पता। मतलब अब ये दोनों चीजें निकालनी है। मोलेंस पहले किसका निकालने जा रहे हो तुम, क्लोरोफॉर्म का। क्या फॉर्मूला होगा, इसके मोल्स प्लस नीचे इसके मोल्स प्लस किसके, डाइक्लोरो। तो वो तो तुम्हें देखो अगर से निकालना होगा, उसका कुछ नहीं कर सकते। डाइक्लोरोमीथेन का मोलर द्रव्यमान कितना 85 और क्लोरोफॉर्म का 119.5। मोल निकालना सबको पता है। डाइक्लोरोमीथेन के मोल्स कैसे निकालोगे, तो दिया हुआ भार है वो, और नीचे आणविक भार कितना आ गया 0.47। क्लोरोफॉर्म का फिर से कितना दिया है 25.5, कहाँ मिलाया है, यह है ना, देखो क्लोरोफॉर्म कितना लिया है 25.5 और डाइक्लोरोमीथेन कितना लिया है, तो ऊपर 40 तक इसका निकालोगे और क्लोरोफॉर्म का निकालोगे तो 25.5 से भाग कर दिए, कितने मोल्स आ गए 0.213। अब तुम्हें जैसे मोलेंस किसका निकाला इन्होंने पहले, डाइक्लोरोमीथेन का, तो ऊपर क्या लिखा तुमने 0.47, ये तो पता है ना सबको। जिसका मोलेंस निकालना होता है उसका मोल्स कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और फिर इन दोनों का जो योग होगा नीचे। भाग कर दिया, कितना आ गया 0.688। ये किसके मोलेंस आ गए, डाइक्लोरोमीथेन के, तो किसके निकालने हैं, क्लोरोफॉर्म के। किसमें से माइनस कर दो, 1 में से, क्यों, हमें पता ना दोनों का योग तो बनी था। एक का निकालने के बाद दूसरे को इसके कितने मोलेंस आ गए 0.312, दोनों क्या आ गए। अब यहाँ पे पुट कर दो, क्लोरोफॉर्म के कितने आए बताओ 0.312 और डाइक्लोरोमीथेन के कितने मोलेंस हैं 0.688। अब यहाँ से देखो, इसे रख कर देता हूँ। तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, इन्होंने ये फॉर्मूला लगा लिया, इस फॉर्मूले को तुम नहीं लगाना, ठीक है। तुम इसे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, देखो 2 जीरो तो ऐसे ही आ गया, 2 की 2 से करोगे कितना आ गया 4, 2 की 1 से करोगे 2, 6, और पॉइंट के बाद में यहाँ पे क्या आ गया पॉइंट, प्लस इसके से मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। 415 की किससे करोगे 0.688, कितना आ रहा है 85 पॉइंट, चलो लिख लेते हैं 85.5। हाँ वही मैं कहूँ कि टोटल आंसर इतना है, कितना आएगा 285.5। इन दोनों को जब तुम जोड़ोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 347.9। तो तुम्हारा एक आंसर तो हो गया, पी कुल तुमने निकाल लिया, 2 नंबर का ये आएगा, ये निकाल लिया। अब तुम्हें क्या निकालना है, क्लोरोफॉर्म का मोलेंस।
क्या चाहिए ऊपर P, नीचे क्या चाहिए P फुल। तो तुम देखो P तुमने निकाल, यही तो है ना P इसका पूरा, इसको तो मैंने कितना आया था 62.4 ऊपर आ गया, नीचे 347.9। सॉल्व कर दो, इसका जो भी मोल अंश आएगा दूसरे का निकालने के लिए क्या करोगे, उसको किसमें से माइनस कर लोगे, 1 में से। उसके लिए फॉर्मूला मत लगाना, 1 में से जो भी आएगा उसे माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? इसे 2-3 बार करना, इतने बार कर लेना है कि इनके मोल अंश कितने आ रहे हैं, ठीक है, ये मोल्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ये याद हो जाएगा। एग्जाम में वैसे न्यूमेरिकल्स 2 या 3 ही आते हैं, टाइम की कमी तो तुम्हें पड़ेगी नहीं। अब एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ एग्जाम में, रॉड का जो नियम होता है वो हेनरी के नियम की क्या होती है, विशेष स्थिति। आता है क्वेश्चन, इसे प्रूव करो। तुम कैसे कह सकते हो कि रॉड का नियम एक विशेष स्थिति होती है, किसके नियम की, हेनरी के नियम की। तो कैसे कह सकते हो, देखो दोनों के फॉर्मूले को लिखोगे तुम एग्जाम में। तुम पहले हेनरी का नियम लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ, P बराबर KH(x), ये लिखोगे, लिख दोगे, ये किसका नियम है, हेनरी का। फिर तुम लिखोगे P बराबर P0(x), किसका नियम है, रॉड का। तो ये आ गया ना P0। फिर तुम कहोगे कि दोनों में ये चीज और ये चीज तो समान ही है, बताओ, हेनरी के नियम में और रॉड के नियम में ये चीजें तो सब समान है, अंतर कहाँ पर है, कांस्टेंट पे। इनके अंदर स्थिरता जो है कांस्टेंट जो KH है, इनका स्थिरता जो क्या है P0। तुम कहोगे जब क्या हो जाए, KH इसके बराबर हो जाए, तो हेनरी का नियम और रॉड का नियम समान हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हेनरी का नियम या रॉड का नियम जो है वो क्या है, विशेष परिस्थिति है, विशेष स्थिति है, किसके नियम की, हेनरी के नियम। ठीक है, बात समझ में आ गया सबके? यही पूरी कहानी मैंने इसको समझा रखा और बाद में लिख रखा, देखो हेनरी के नियम की विशेष स्थिति है जिसमें कि KH का मान किसके बराबर हो जाएगा, इन्होंने I लगा रखा है, I का मतलब होता है किसी भी अवयव की बात हो रही है, ये मान के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आ जाओ, सुनते तो समझ में आया कि रॉड के नियम में दिक्कत थी, समझ में आया कुछ, क्या है बताओ रॉड का नियम, रॉड के नियम में और हेनरी के नियम में सबसे बड़ा अंतर बता दो क्या है। हेनरी का नियम गैस के लिए है और रॉड का नियम द्रव के लिए है। हेनरी के नियम में एक द्रव्य होगा, एक गैस होगा, लेकिन रॉड के नियम में दोनों ही क्या होंगे, द्रव्य होंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो, ये पढ़ने के बाद में ये ग्राफ आता है, ठीक है, ये ग्राफ बिल्कुल सिंपल है। तो मैं ये फॉर्मूला दे दिया मैंने, P0, ध्यान से देखो KH(x), अब तो इतना तो ग्राफ सबको समझ में आ गया होगा, मैंने तुमको समझाया था y बराबर mx, समझाया था, प्लस c नहीं है इसमें c, y बराबर mx है, तो y और x के बीच में ग्राफ होगा और ये ग्राफ कहाँ से जाएगा, यहाँ से। ये यहाँ से कब नहीं जाता, जब यहाँ पे कोई c का मान होता, तब हम ऊपर या नीचे से ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल एक लाइन पे तुमने क्या ले लेना है p और एक पे क्या लेना है x। x हमेशा नीचे वाली लाइन पे लेते हो, x एक्सिस पे, मोलन्स इस पे क्या आ गया पीछे, और इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन चलती चली जाएगी इसके ग्राफ में, रॉड के नियम में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आते हैं दो टॉपिक, आदर्श और अनादर्श तुलना। और तुम किसी भी साल का पेपर उठा के देख लेना, ये तुम्हें मिलेंगे हमेशा 3 नंबर का क्वेश्चन तुम्हें इसका जरूर मिलेगा थ्योरी में। हो सकता है जो तुम्हारा फ्री बोर्ड होगा उसमें भी तुम्हें मिलेगा। तो कोई बताएगा जल्दी से मुझे, आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, बताओ। आदर्श विलयन वो होते हैं जो राउट्स के नियम, मतलब सभी सामान्यतः पर राउट्स के नियम का पालन करते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ, आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन वो होते हैं जो रॉड के नियम का प्रत्येक सांद्रता पे पालन करते हैं, मानते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है, इसके अलावा 2 और कंडीशंस हैं, 2 और परिस्थितियां हैं जिन्हें उनको मानना होगा। तो एग्जाम में जब आएगा तो तुम ये तो लिखोगे, पहला पॉइंट, किसी भी विलयन को आदर्श होने के लिए किसको मानना होगा, रॉड के नियम को। साथ में सेकंड पॉइंट, उसका जो एंथैल्पी का मिश्रण है वो हमेशा 0 होना चाहिए, प्लस आयतन का जो मिश्रण है वो भी 0 ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब परिवर्तन 0 हो इसमें, एंथैल्पी में और आयतन में।
तब वो विलयन क्या कहलाएगा तुम्हारा आदर्श। लेकिन अगर आदर्श विलयन नहीं है मतलब वो रॉल्ट के नियम को नहीं मानेगा। प्लस उसके लिए ये जो डेल्टा एच का मान है, ये जो डेल्टा एच का मान है तो ग्राफ हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, हम बात किसी कर रहे थे आदर्श विलयन की, तो वहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग कितना होगा 0 और डेल्टा वी मिक्सिंग भी कितना होगा 0। प्लस वो किसके नियम को मानेगा, रॉड के। तब तो वो कैसा है, आइडियल। लेकिन अगर आइडियल नहीं है, अनादर्श है, नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल, तो डेल्टा एच मिक्सिंग कितना होगा नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा वी मिक्सिंग भी कितना होगा नॉट इक्वल टू 0। अब मैं इसे डिटेल में तो नहीं समझाऊंगा, इसके पीछे कारण जरूर समझाऊंगा मैं कि इसके पीछे का कारण क्या होता है। जैसे तुमने ए को किसमें मिलाया, बी में, एक तुमने द्रव लिया ए और एक क्या लिया बी, तो होता क्या है, अगर ए बस थोड़ा सा इसे एग्जांपल से समझा रहा हूँ। पहले ए के मॉलिक्यूल्स आपस में किससे जुड़े रहते हैं, ए से, और बी के मॉलिक्यूल्स किससे जुड़े होंगे। ये वो स्थिति है जब तुमने इनको मिलाया नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो ए का ए के साथ बॉन्ड होगा और बी का अलग अलग कंटेनर्स में रखते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी जो इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो कैसा है, प्रबल है। ए के बीच का भी आकर्षण बल कैसा है, प्रबल है, और बी के बीच का भी कैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आसानी से टूट नहीं रहे होंगे। जब ये आसानी से टूटेंगे ही नहीं तो इनका वाष्प दाब भी कम होगा। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों, क्योंकि जितनी जल्दी टूट के अलग होंगे ना उतने ही ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर कौन लगाता है, मॉलिक्यूल्स, और वही तो लगाएगा ना प्रेशर जो अलग होगा किसी से जल्दी। उसके बाद में वो क्या करते हैं, जिस भी तुमने कंटेनर में रखा होता है उसकी दीवार को हिट करते हैं। तो अगर यहाँ का आकर्षण बल मैंने कैसा मान रखा है, स्ट्रॉन्ग, तो अभी अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए और बी का जो वाष्प दाब होगा वो अधिक होगा या कम होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच का आकर्षण बल अधिक है। आकर्षण बल अधिक मतलब टूट नहीं पा रहे होंगे तो प्रेशर भी नहीं लगाएंगे ज्यादा। फिर तुमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ मिला दिया। ए को किसमें मिला दिया, बी में, मतलब अब विलयन तैयार हो गया है। तो वहां पर ए किसके साथ जुड़ेगा, बी के साथ, बी किसके साथ जुड़ेगा, ए के साथ। और ये जो आकर्षण बल है ए और बी वाला, ये मान लो कमजोर है। कैसा है, कमजोर। तो दो चीजों को मिला दिया, वो सही से आपस में जुड़ नहीं पाए, उनके बीच का आकर्षण बल कैसा है, दुर्बल है। ठीक है, तो क्या होगा, ये आसानी से अलग होंगे, और जितनी आसानी से अलग होंगे उतना ज्यादा दाब लगाएंगे। मतलब विलयन का जो कुल वाष्प दाब है पी कुल, वो बहुत अधिक हो चुका है, किससे, पी ए और पी बी से। समझ में आ रहा है। तो ये कैसा है विलयन, अनादर्श, नॉन आइडियल। लेकिन वहां पे भी तो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विचलन और ऋणात्मक। ये धनात्मक विचलन है। कैसा है, तो धनात्मक विचलन या पॉजिटिव डेविएशन हम कब कहते हैं, जब पूरे विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो अवयव के वाष्प दाब के योग से अधिक हो जाता है। और ऐसा कब होता है, जब विलयन के अंदर जो भी अवयव हैं, विलय और विलायक के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो दुर्बल होता है। कैसा होता है, तो बस एक चीज दिमाग में फिट कर लो, विलय और विलायक के बीच का आकर्षण बल अगर दुर्बल है तो वाष्प दाब अधिक हो जाएगा विलयन का। क्या हो गया, धनात्मक। इसका उल्टा सोच के देखो, विलय और विलायक के बीच का जो आकर्षण बल है वो काफी मजबूत हो चुका है, तो पूरे विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कम हो जाएगा ना, उनके अलग ही नहीं हो पाएंगे। तो उस केस में जो पी कुल होगा वो कम होगा, किससे, पी ए प्लस पी बी से। क्योंकि तुमने क्या माना होगा, ए के बीच का आकर्षण बल और बी का आकर्षण बल वहां पे पहले दुर्बल होगा, मिलाने के बाद प्रबल। वाष्प दाब पूरे विलयन का कम, कौन सा विचलन हो गया, धनात्मक। समझ में आ गया, हाँ ऋणात्मक, सॉरी, धनात्मक में ज्यादा, ऋणात्मक में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल से तैयार कर लेना
प्लस इनके ग्राफ को याद है सबको? यस सर। चलो नेक्स्ट पीरियड अगर मैं क्लास में तो आपको पहले ग्राफ ही तुम लोगों से बनवाऊंगा।